कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो ये मोबाइल अपनी जेब में है, ये किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है। ये टीवी है, किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है। ये अभी अपने राजस्थान में जो गवर्नमेंट है, जो अपने सीएम साहब है, तो उनकी कौन सी पॉलिसी आपको सबसे बढ़िया लगती है? सर मेरे को ये बताओ कि बीजेपी ने पॉलिसी कौन सी चलाई है? ओके, कोई पॉलिसी चलाई नहीं उन्होंने। ठीक है। उन्होंने जो सरकार की, कांग्रेस सरकार की पॉलिसी थी वो तो उनको बंद कर रहे हैं। ओके, तो मेरे जो हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक सोन जी से मैंने बात की, मैं सर अपने इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो कल मेरी बात हुई थी सोन जी से। वो कहते हैं अभी शादियों का प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद बैठ के इस विषय पे बात करते हैं। ये जो अपने वार्ड के जो पार्षद हैं, हाँ जी। उनसे कोई आपको किसी टाइप का कोई कंपटीशन मिलता हो या कुछ ऐसा पॉलिटिक्स के अंदर? नहीं सर, सबका नजरिया अलग अलग होता है चुनाव लड़ने का। और मेरी एक दो चुनाव मैंने एक देखा है कि मैं वोट मांगने के लिए जब जाता हूँ गुरमेंट सिंह के लिए, तो मेरे साथ भीड़ नहीं होती। ओके, मैं अकेला ही वोट मांगने के लिए जाता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सर। रायसीनगर के पहले पॉडकास्ट कॉल्स में। थैंक यू सर। तो आप अपनी थोड़ी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में लोगों को बताएं कि आप पॉलिटिक्स की लाइन में कैसे आए? एक्चुअली मैंने 1994 में कॉलेज में सीआर का चुनाव लड़ा था। ओके, पहले कॉलेज में डायरेक्ट चुनाव नहीं होते थे अध्यक्ष के, सीआर ही अध्यक्ष को चुनता था। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ 3 वोटों से जीता ठीक है, कॉलेज के चुनाव में। फिर मैंने 2015 के अंदर मैंने सोचा यार क्यों ना वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा जाए। ठीक है, तो मैंने वहाँ रणनीति हमारी चालू कर दी। ओके, उसके बाद जो मेरी सीट आई वो मेरी सीट सामान्य महिला की सीट आई। ठीक है, और उसी दौरान वार्डों का परिसमन हुआ। मेरा वार्ड नंबर 3 था, मैंने तैयारी 3 में की। ओके, और वार्डों के परिसमन के बाद मेरा वार्ड नंबर 2 हो गया। तैयारी मैंने 3 में की हुई थी। ठीक है, 3 में महिला सीट थी, तो मैंने मेरी मिसेज को वहाँ चुनाव लड़ाया। वहाँ पर कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा था। उसके अंदर वो हमारे माननीय पूर्व मंत्री श्रीमान निहालचंद जी मेघवाल, उनका वार्ड था। वो मेरे लिए बहुत चुनौती थी कि उनके वार्ड के अंदर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं निर्दलीय से चुनाव लड़ रहा था। मेरे सामने वाले के पास बीजेपी की टिकट सिंबल था उनके पास। ओके, और माननीय निहालचंद जी उस टाइम कैबिनेट के मंत्री थे। ठीक है। तो मेरे को बहुत दिक्कत आई इस चुनाव लड़ने में। काफी टफ कंपटीशन आपको मिला। टफ कॉम्पिटिशन था। तो मैं वहाँ 6 वोटों से चुनाव जीत गया। ओके, उसके बाद मैंने वार्ड का काम करवाया। और जिस वार्ड में मैं चुनाव लड़ा 3 नंबर में, उस वार्ड में मेरे खुद के वोट भी नहीं थे। मेरे खुद के वोट वार्ड नंबर 2 में थे। ओके, उसके बाद फिर 2020 में वार्डों का परिसमन हुआ। उसके बाद मेरा जो वार्ड था, मेरा खुद का वार्ड नंबर 3 आ गया। ओके, उसके बाद फिर सामान्य महिला की सीट आई। फिर मेरे सामने 3 कैंडिडेट और थे, एक मैं था, टोटल 4 कैंडिडेट थे। तो मेरे पास, मैं बेसिकली कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करता हूँ। ओके, तो मेरे जो यहाँ के माननीय विधायक है सोन जी मेरे मित्र हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। पर उस चुनाव में 2020 के चुनाव में मेरी परिस्थिति ऐसी आ गई कि मेरे को बीजेपी का सिंबल लेना पड़ा। ओके, क्योंकि किसी के दबाव में आके मान लो, जैसे भी मान लो, मेरे को बीजेपी का सिंबल लेना पड़ा। और किसके कहने पे लेना पड़ा ये मैं आपको नहीं बता सकता, पर मेरी मजबूरी आ गई, मेरे को बीजेपी सिंबल से चुनाव लड़ना पड़ा। ओके, मैंने बीजेपी सिंबल से चुनाव लड़ा और 125 वोटों से मैं चुनाव जीत गया। ठीक है। उसके बाद मैं वापस कांग्रेस पार्टी में आ गया था, क्योंकि मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मिलती है, बीजेपी से मेरी विचारधारा नहीं मिलती। ओके, तो किसी कारणवश मेरे को सिंबल लेना पड़ा। मेरे को बहुत लगा कि यार मैं जब से मैंने वोट डालना चालू किया है, तो मैंने कांग्रेस पार्टी को वोट डाला है। और कांग्रेस पार्टी में कोई मैं अपना, मेरी विचारधारा ही कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ी हुई है। ठीक है। तो आपने पहली बार जब कॉलेज में चुनाव लड़ा था, कौन से कॉलेज से थे आप? SCS कॉलेज रायसीनगर से लड़ा था चुनाव। मैंने BCom भी यहाँ से की थी। ठीक है, तो पहला चुनाव मैंने 94 में कॉलेज में लड़ा था। ठीक है। तो आपके सामने किस टाइप की स्ट्रेटेजी आप तैयार करते हैं इलेक्शन के लिए? जैसे अभी अपने इलेक्शन आने वाले वार्ड पार्षद के नेक्स्ट ईयर, हाँ जी। तो उसके लिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ती है? क्या स्ट्रेटेजी रहती है सर आपकी? मेरा जो मैंने 2 चुनाव लड़े हैं, जी, इसके अंदर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है मेरे वार्ड की जनता। जी,
मेरी वार्ड की जनता अगर मेरे पास कोई काम आती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं उनका काम जैसे भी हो मैं उनका काम करवा के देता हूँ, चाहे वो वाटर वर्क की प्रॉब्लम हो, बिजली की प्रॉब्लम हो, कोई थाने की, कोई कचहरी की, कोई मेडिकल की। मेरे पास ये नहीं है कि नगर पालिका ही मेरे लिए कोई काम करता हूँ, मैं सबके लिए काम करता हूँ। और मेरी एक है थोड़ी सी, मैं अपने आपको बताऊंगा कि मेरी एक खासियत है कि मेरे को कोई काम बता दे या किसी का फोन आ जाए कि यार भाई मेरे पास टाइम नहीं है यार, मेरे नगर पालिका से मेरे को नोट उजला दे या मेरा कोई इंतकाल करवा दे या कुछ भी कोई भी समस्या है नगर पालिका की हो, चाहे वाटर वर्क की हो, चाहे बिजली बोर्ड की हो, तो मैं उनके कागज खुद जाता हूँ उनकी दुकान पे, कागज उठाए, उनका काम किया और उनको वापस ला के दे दिए। तो मतलब आप एक समाज सेवी के हाँ जी, रूप में काम हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। ओके। तो बाकी जो अपने वार्ड के जो पार्षद हैं, हाँ जी, उनसे कोई आपको किसी टाइप का कोई कंपटीशन मिलता हो या कुछ ऐसा पॉलिटिक्स के अंदर? नहीं सर, सबका नजरिया अलग अलग होता है चुनाव लड़ने का। और मेरी एक दो चुनाव मैंने एक देखा है कि मैं वोट मांगने के लिए जब जाता हूँ गुरबंद सिंह के लिए तो मेरे साथ भीड़ नहीं होती, मैं अकेला ही वोट मांगने के लिए जाता हूँ। क्योंकि उसके दौरान ये होता है कि वोट मांगने के लिए अकेला जाएंगे तो मेरे साथ किसी की कोई बात हुई है तो वो मेरे को अकेले में बता देगा। 10 आदमी या 20 आदमी साथ में जाएंगे तो वो हिचक जाएगा कि यार इसको मैंने बात कहनी थी, इसके साथ तुम लोग आ गए, तो बंद कमरे में मेरे को वो सारी बात बता देगा कि तूने यार मेरे से ये गलत बोला या तूने मेरे को ये कुछ कहा, तो वो बात तो एक प्राइवेसी मेंटेन जी। तो अभी आप जैसे इसमें पॉलिटिक्स के अंदर हैं, तो आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर? सर एक्चुअली में अपनी यहाँ जो रैशनल विधानसभा है वो सीमित है चेयरमैन या पंचायत समिति प्रधान तक जी, क्योंकि हम आते हैं जनरल वर्ग में। एससी की यहाँ जो सीट है वो रिजर्व है, एमपी की सीट रिजर्व है, एमएलए की सीट रिजर्व है जी। अगर अब सुनने में आ रहा है कि 2026 में इनका परिसमन होगा, परिसमन के दौरान अगर अपनी सीट टूटती है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे विधानसभा चुनाव लड़ूं। ये मेरी सोच है। ठीक है। तो इसमें जैसे कांग्रेस की आपकी क्या विचारधारा है, मतलब कांग्रेस जो आपकी पार्टी है सर, कांग्रेस पार्टियों से कैसे अपने आप को अलग साबित सर, करती है? कांग्रेस पार्टी है वो हर एक वर्ग को साथ लेकर चलती है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे सामान्य वर्ग है। तो उसकी सोच ये है, जैसे आपने 2015 से लेकर 2020 में राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ी योजना चलाई, चिरंजीवी योजना चलाई, जिसके लिए 25 लाख का इलाज फ्री था, मुफ्त अनाज दिया, तो बहुत सी फैसिलिटी कांग्रेस सरकार ने हर एक वर्ग को देखते हुए दी है। और जो बीजेपी सरकार है वो धनाट्य लोगों की पार्टी है। अब आपने देखा होगा कुछ दिनों से चल रहा है राजस्थान राइजिंग के बारे में कि जो उपपति आ रहे हैं ये निवेश करेंगे यहाँ पे, तो ये गरीब के लिए सोचती है, धनाढ्य की पार्टी है बीजेपी और उनके बारे में सोचती है। कांग्रेस पार्टी हर एक वर्ग को साथ में लेकर चलती है। ओके। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर मान लो बाहर के अगर इन्वेस्टर आकर के अगर राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे तो उसको कहीं ना कहीं उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबको बेनिफिट होना ही है? सर, मैं ये आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आप उसको देखो, उसको ग्रह में लेके जाओ कि वो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ धनाढ्य को फायदा मिलेगा, आम वर्ग को उसका क्या फायदा मिलेगा? आम वर्ग को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ओके। तो अपने राजस्थान नगर के अंदर जो चेयरमैन की जो सीट लगभग 1 साल से खाली पड़ी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना? राजस्थान की जनता बहुत परेशान हो चुकी है, जनता के काम नहीं हो रहे, और आज लमसम हमारे बोर्ड को 4 साल होने को हैं और अभी तक किसी भी वार्ड में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। सफाई व्यवस्था है, ये तो रूटीन का काम है, सफाई व्यवस्था हो रही है, हमारे जो कर्मचारी हैं वो सफाई व्यवस्था संभाले हुए हैं, पर आम जनता का जो काम है बिना चेयरमैन के काम नहीं हो रहा। कुछ दिन पहले हमारे सफाई कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी थी, उनकी सैलरी नहीं आ रही थी, तो ऊपर से ऑर्डर लाकर उनको उनके खाते में पैसे डाले, क्योंकि हमारे ईओ साहब के पास 1 लाख तक का बिल वो पास कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर बिल पास करना है तो वो चेयरमैन से सहमति लेनी पड़ती है। हमारे कई ठेकेदारों की पेमेंटें रुकी हुई हैं, चेयरमैन नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, 1 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार बने को, अभी तक राजस्थान में जो
बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कोई नगर पालिका के बारे में कुछ नहीं सोचा कि नगर पालिका का क्या हाल है, नगर पालिका हालत क्या बेहतर हो रही है। पहले तो इनके पास ये मुद्दा था कि हमारे पास वाइस चेयरमैन नहीं है। फिर बीजेपी ने के गवर्नमेंट ने चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया वाइस चेयरमैन का। वाइस चेयरमैन भी बीजेपी का निर्विरोध बन चुका है। अभी तक कुछ भी मतलब नगर पालिका के बारे में बीजेपी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं सोचा। ओके, तो चेयरमैन क्यों नहीं बन पा रहा है अपने यहाँ पे, क्या रीजन है इसका? इसमें जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि है उनका आपसी तालमेल नहीं है। यानी यहाँ कई गुट है बीजेपी के, आपसी तालमेल नहीं है। वो कहता उसको बनाओ, वो कहता उसको बनाओ। तो इस चक्कर में ये सीट जो चेयरमैन सीट खाली पड़ी है, जनता परेशान है। बाढ़ के लोग हमारे को कहते हैं कि साहब ये काम कराओ, हम काम कैसे करवाए काम। तो मैंने मेरे जो हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक सोन जी से मैंने बात की, मैं सर अपने इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो कल मेरी बात हुई थी सोन जी से। वो कहते हैं अभी शादियों का प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद बैठ के इस विषय पे बात करते हैं कि अपने विपक्ष की भूमिका में बैठे हैं, विपक्ष की भूमिका के अंदर अपने को क्या भूमिका अदा करें, और जिससे सरकार को पता लगे कि जो चेयरमैन की सीट खाली पड़ी है उसके लिए सरकार कुछ कदम उठाए। ओके, तो सर अगर आपको चेयरमैन बनाया जाए रायसी नगर का, तो आप क्या पॉलिसीज के ऊपर काम करेंगे? सर एक्चुअली बताऊं, जो रायसी नगर की ये जो चेयरमैन की सीट है ना जी, ये बहुत ही खतरनाक सीट है। कैसे सर? क्योंकि आज तक जो भी चेयरमैन बने हैं, इतिहास उठा लो रायसी नगर का, जो भी चेयरमैन बने हैं उसका वो हाल हुआ है कि अब मैं आपको क्या बताऊं। राय साहब थे यहाँ सबसे पुराने चेयरमैन, मंडी के मालिक थे वो। क्योंकि जो चेयरमैन की सीट पे बैठेगा वो जितना मर्जी ईमानदार हो, वो सीट उसको भ्रष्ट कर देगी। ये रायसी नगर का इतिहास है। डॉक्टर रुमी सिंह थे, बहुत बढ़िया चेयरमैन थे, उन्होंने एक पैसा भी नहीं खाया नगर पालिका का। पर शायद कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनकी डेथ होने के बाद भी उनके जो परिवार में हालात हुए हैं वो आपने देखे होंगे, कुछ भी नहीं देखे। मनीष मोहन कौशल जी थे, बहुत ही नाइस थे, मेरे 30 साल के संबंध है इनके साथ, और मैं इनको राजनीति गुरु भी मानता हूँ। मेरा मनीष मोहन कौशल को और सुरेंद्र बिश्नोई है, इनको मैं अपना राजनीति गुरु भी मानता हूँ। अच्छे लिंक थे मेरे साथ इनके। पर जैसे ही ये सीट पे बैठे तालमेल खराब हो गया हमारा, उसकी वजह से आज हम एक दूसरे को देख के राजी नहीं है। क्योंकि ये सीट को रायसी नगर की नगर पालिका को कोई वरदान ही है, पता नहीं क्या दिक्कत है इस सीट के अंदर कि इसके अंदर चाहे अपना सगा भाई बना दो उसको चेयरमैन, तो वो 10 दिन के अंदर वो अपने से ट्राई कर लेगा। तो अभी आपने बताया कि जैसे मनीष मोहन जी कौशल जो है उनको आप अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो आपकी पहली बार उनसे मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? और मेरी पहली बार उनसे मुलाकात 1998 में हुई थी। तो हम इकट्ठी या क्रिकेट खेला करते थे वो, मतलब उसके बाद लालचंद जी यहाँ चुनाव लड़े, सोन जी नायक भी यहाँ चुनाव लड़े थे, हम हार गए थे, लालचंद जी जीते थे। उस दौरान इनके साथ मेरा मतलब बहुत था, इन्होंने मेरे को बहुत प्रेस किया कि तू बीजेपी के साथ आ। मैंने नहीं भैया, मैं या कांग्रेस के साथ हूँ। और फर्स्ट टाइम जब सोन जी चुनाव लड़े थे 2000 में, तो मैं सोन जी के साथ था। तो सोन जी नेचर वाइज सोन जी बढ़िया है, नेचर वाइज लालचंद की फैमिली ये भी बढ़िया है, पर मेरे इनसे बीजेपी का जो तालमेल है वो नहीं बैठता। आपकी ट्यूनिंग उनके साथ ज्यादा बैठ रहा है कांग्रेस के साथ। हाँ। ओके। तो एज ए गुरु उन्होंने आपको क्या सिखाया मनीष मोहन जी ने? यही मेरे को सिखाया कि जैसे 2015 में मैंने चुनाव लड़ा, उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हें इसी तरीके से चुनाव लड़ना है, किसी के साथ नहीं जाएगा, तू वोट मांगने अकेला वोट मांगने जाएगा। कहीं भी तेरे को दिक्कत आती है कि मैं उसके पास वोट मांगने गया, उसने मेरे को तेरे को कहीं भी लगे कि ये बंदा मेरे को वोट नहीं देगा तो मेरे को बोला, मैं उसके साथ संपर्क करूँगा। उन्होंने मेरे को बहुत बड़ी गाइडलाइंस दी थी 2015 में। तो 2020 में वो बीजेपी पार्टी से, मैं कांग्रेस की पार्टी से था,
तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरी मतलब मजबूरी हो गई थी, मेरे को सिंबल लेना पड़ा बीजेपी का। वो सिंबल का कारण मनीष मोनकोशली थे, मेरे भाई थे। उन्होंने बोला कि यार मैंने चेयरमैन बनना है, तुम मेरे लिए सिंबल ले लिया। मैंने बोला नहीं यार, मैं यार कांग्रेस है। कहता देख ले यार भाई को, तुमने चेयरमैन बनाना है तो सिंबल ले ली। तो मैंने ठीक है भाई यार, इतने साल की अपनी दोस्ती है, सब कुछ है, प्यार है। तो मैंने उनके कहने पर सिंबल लिया। तो मैंने बीजेपी को सिंबल लिया। और जब मैं वोट डालने गया तो मैंने सोचा यार नहीं यार, मैंने कोई बीजेपी को वोट डाला ही नहीं है। फिर मेरे को बात याद आई, पिछली बार हम 6 वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार भी 1 वोट से चुनाव मत आ गए। तो मैंने बीजेपी को फर्स्ट टाइम वोट किया था, बीजेपी के लिए। ओके। तो अभी अपने राजस्थान में जो गवर्नमेंट है, जो अपने सीएम साहब है, तो उनकी कौन सी पॉलिसी आपको सबसे बढ़िया लगती है? सर मेरे को ये बताओ कि बीजेपी ने पॉलिसी कौन सी चलाई है? ओके। कोई पॉलिसी चलाई नहीं उन्होंने। उन्होंने जो सरकार की, कांग्रेस सरकार की पॉलिसी थी, वो तो उनको बंद कर रहे हैं। 1 साल हो चुका है बीजेपी गवर्नमेंट बने को राजस्थान में। 1 साल के अंदर बीजेपी ने, मेरे को ये बताओ कि बीजेपी ने धरातल पर क्या काम किए हैं? अभी आप ढाणी में गांव में चल जाओ, अभी भी लोग माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को याद करते हैं कि यार जो भी योजना चलाई थी उन्होंने बहुत बढ़िया योजना चलाई थी। क्या आप इलाज करवाने के लिए जाते हैं हॉस्पिटलों में तो पहले पैसे जमा कराते हैं, बाद में इलाज होता था। पहले चिरंजीवी कार्ड बड़ा होता था, ये चाहे 25 लाख का इलाज है, चाहे 50 लाख का इलाज, 50 लाख तक के इलाज भी चिरंजीवी योजना में हुए हैं कांग्रेस राज के अंदर। हाँ बिल्कुल, चिरंजीवी वाली योजना तो वन ऑफ द बेस्ट योजना थी, बिल्कुल बेस्ट पॉलिसी रही है गवर्नमेंट। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हम जम्मू गए थे, जम्मू के अंदर हम कहीं बैठे थे किसी के घर पे, तो वो उन्होंने हमारे से बोला कि यार आपके राजस्थान में कोई चिरंजीवी योजना चल रही है जो, उसका कोई किसी को बेनिफिट मिला? बहुत लोगों को बेनिफिट मिले, बिल्कुल लगभग सभी को मिला। चिरंजीवी योजना बहुत ही बढ़िया योजना थी। और इस राजस्थान अशोक गहलोत की जो सोच है ना, वो राजस्थान के लिए बेटर सोच है। अभी आज ही हम बात कर रहे थे सुबह, तो यही कह रहे थे जो शासन माननीय अशोक गहलोत जी कर सकते हैं राजस्थान में कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आपके मन में कोई ऐसी पॉलिसी हो, अगर मान लो आप सीएम है राजस्थान के, तो कोई ऐसी पॉलिसी जो आप राजस्थान के लिए चलाना चाहेंगे? सर ये तो सीएम तो सोचना तो बहुत दूर की बात है, पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो किसान है हमारे जी, किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जो किसान वर्ग है, एक चाय वाला भी अपना चाय का दाम खुद तय करता है कि मैं चाय 10 रुपये में बेचूँगा, 15 रुपये में बेचूँगा। जी, किसान दिन रात मेहनत करता है, तो उसकी फसल का जो रेट है वो व्यापारी तय करता है। बिल्कुल, किसान नहीं कहेगा कि मैं यार मेरी फसल 10,000 रुपये कुंटल बेचूंगा, वो कहता मैं तो 8,000 रुपये कुंटल लूँगा, तो उसको देनी पड़ेगी। बिल्कुल, इस तरह की पॉलिसी आनी चाहिए जो किसानों के लिए इस तरह का होना चाहिए सिस्टम की, जैसे अपने एक गगन घी की थैली आती है, वो हर एक घी से 4-5 रुपये महंगी मिलती है। बिल्कुल, एक दूसरा घी आता है जो उससे 4-5 रुपये कम होता है। तो जैसे किसी किसान की डेयरी, किसान ने उस डेयरी को 10,000 रुपये, मूंग की डेयरी को 10,000 रुपये में बेच दिया, तो उसके बाद दूसरे किसान की डेयरी थोड़ी सी डाउन है, वो उसने भी 10,000 रुपये मांगे, व्यापारी कहेगा तेरे को मैं 9500 रुपये दूंगा। तो 96-97 में, जैसे अपने तो प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं तो 5 लाख मांगता है, तो 4.5 लाख रुपये में सौदा हो जाता है। वैसे 96-97 रुपये में सौदा हो जाए तो जमीन किसान को ये हो गया यार मेरी फसल का रेट मैंने खुद लगाया है। जब तक ये सिस्टम अपने हिंदुस्तान में हो जाए ना, तो मैं कहूँ देश फिर सोने की चिड़िया हो जाएगी। ओके, तो 2020 में जो एग्री फॉर्म बिल जो आए थे, गवर्नमेंट जो लेके आई थी बीजेपी की गवर्नमेंट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? 2020 में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 20 में नहीं सर, सेंट्रल लेवल पे किसानों ने आंदोलन किया था सर, वो आंदोलन तो अभी भी चल रहा है। बिल्कुल, आज भी लोग शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, और मैं भी उस आंदोलन में गया था। तो वो आंदोलन में जो बीजेपी वाले कहते हैं ये तो उग्रवादी है। किसान जब खेत में काम करता है, मेहनत करता है, आपको अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर किसान अन्न ना बोए तो हम भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल सर। तो आज हम कुछ बात कर रहे थे कि अगर किसान 6 महीने फसल मत बेचे बाजार के अंदर, तो गवर्नमेंट का क्या हाल होगा? जनता सड़कों पे आ जाएगी, और एक दिन ये क्रांति आएगी
जिस तरह का बीजेपी का शासन है, सेंटर में है, स्टेट में है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है और इसका आपको इलेक्शन देखने को मिलेगा। रुको जो आप साल 1.5-2 साल रुको, आपको इलेक्शन, जनता सड़कों पे आएगी। और जिस तरह से किसानों को वहाँ परेशान कर रखा है, उन्होंने अभी समझौता हुआ था, अभी 101 आदमी वहाँ जाएंगे, पैदल जाएंगे, ट्रैक्टर ट्राली लेके नहीं जाएंगे। समझौते होने के बाद भी हरियाणा गवर्नमेंट है उनको जाने नहीं देती। ठीक है, सब कुछ होगा। ठीक है। सर आप ये बताओ, जैसे अपने 1951 से लेकर के अब तक हमारी पहली गवर्नमेंट जो बनी थी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1951 में बनी थी, तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो किसी गवर्नमेंट की, मतलब कांग्रेस और बीजेपी मोस्टली इन दो ही पार्टियों ने सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाई है, तो कांग्रेस की सेंट्रल लेवल पे सबसे बेस्ट पॉलिसी आपको कौन सी लगी और सबसे खराब कौन सी लगी, और बीजेपी की सबसे अच्छी कौन सी रही और बीजेपी की सबसे खराब पॉलिसी आपको कौन सी लगी? मैं बताता हूँ बीजेपी ने बनाया क्या है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस यहाँ जब देश अपना आजाद हुआ था, बिल्कुल यहाँ एक सुई का भी तो पता नहीं होता था। बिल्कुल नहीं होता। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो ये मोबाइल अपनी जेब में है, ये किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है। ये टीवी है, किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है। ये जो कंप्यूटर है, किसकी देन है? राजीव गांधी जी की देन है। ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया है। बीजेपी वाले ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। मोदी जी 15 साल 2014 से लेकर 2024 हो गया, 10 साल इन्होंने राज किया है। मेरे को ये बता दो कि इन्होंने कहीं कॉलेज या कहीं स्कूल कहीं बनाया है? इन्होंने अब घोषणा कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट कि हमने जी 6 केंद्रीय विद्यालय दिए जाएंगे अपने, शायद गंगानगर और कर्णपुर का नाम भी बीच में है, सुनने में आया मेरे को। पर ये घोषणा तो बहुत होती है बीजेपी की, पर धरातल में कितना काम होता है? बीजेपी सरकार कितना काम करती है? मेरे को तो लगा नहीं। 2014 से लेकर 2024 हो गया है, मोदी जी ने यहाँ 10 साल हो गए राज कर रहे हैं, 11वां साल है। तो इनको बस एक ही बात है, अम्बानी अंडानी को इन्होंने ऊपर चक्कर रखा है इनसे, और इनको कोई लेना देना नहीं है किसी से, बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इतने सालों में कांग्रेस की सबसे अच्छी पॉलिसी आपको कौन सी लगी? कांग्रेस की मैं क्या बताऊं, हर एक पॉलिसी बड़ी है कांग्रेस गवर्नमेंट की। कांग्रेस गवर्नमेंट की हर एक पॉलिसी बड़ी है। और जो कांग्रेस गवर्नमेंट ही अब राजस्थान को चला सकती है, भारत को चला सकती है। और ये बार बार कहते हैं कि 70 साल में आपने कांग्रेस ने जनता को लूट लिया, उसने 70 साल में कांग्रेस ने वो कर दिया। मैंने 14 साल में, एक बात तो है, मोदी 10 सालों के अंदर मोदी जी ने खरीदा बहुत कुछ है। चुनाव आयोग खरीद लिया, सुप्रीम कोर्ट खरीद लिया, खरीदा बहुत कुछ है और बेचा। अब जयपुर के अंदर चल जाओ, एक पार्किंग थी वहाँ पर पार्किंग फ्री थी, तो वहाँ 50 रुपये लेते हैं कि जयपुर का जो है एयरपोर्ट है वो अडानी को दे दिया है। तो अपने जैसे 1991 के अंदर अपनी इकोनॉमी का रिफॉर्मेशन किया था गवर्नमेंट ने, उस टाइम पे अपने ऑनरेबल जो मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उनके अकॉर्डिंग ये सारा प्लान बनाया गया था। तो उसके बारे में आप कुछ विचार अपने बताएं। उस टाइम अपनी जीडीपी दर कितनी थी? उस टाइम पे अपने ग्लोबलाइजेशन को तो हमने बैन ही कर रखा था, तो हम काफी बिलो थे। 1991 में मेरे इतना ध्यान नहीं है उस टाइम, तो उस टाइम मैं छोटा था, 14-15 साल का था, उसके बारे में मेरे नॉलेज नहीं है। 1991 में मेरी एज 14 साल की थी। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर मान लो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो कांग्रेस में आपको प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे बेस्ट दावेदार कौन से लगते हैं जो कांग्रेस की तरफ से हैं? कांग्रेस के अंदर प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे बेस्ट दावेदार है प्रियंका गांधी जी। ओके, क्योंकि बीजेपी वालों ने एक ट्रेंड चला रखा है कि राहुल गांधी ऐसा है, राहुल गांधी वैसा है। क्योंकि बीजेपी ने जो मीडिया चैनल है सब खरीद रखे हैं बीजेपी ने। एक बार जो राहुल गांधी जी भाषण देते हैं उसको, उनका जो मीडिया का दिखाने का नजरिया है उसका अलग है। क्योंकि मैंने एक बार पद्मपुर में आए थे राहुल जी, तो उनका मैंने लाइव भाषण देखा था,
तो उनकी एक एक बात में दम था कि वो क्या बोलना चाहते हैं। और मीडिया वाले उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि राहुल जी ने ऐसा बोला, राहुल जी ने वैसा बोला। यहाँ पर राहुल जी की अगर भीड़ होती है तो 1 लाख वहाँ दिखाएंगे, उसके पास इस तरह के कैमरे है कि वहाँ दिखाएंगे भीड़ 10,000 है। मोदी जी की भीड़ होती है 10,000, ऐसे दिखाएंगे कैमरे के अंदर जहाँ भीड़ 1 लाख है। सब चैनल बिके हुए हैं, सब मीडिया इनकी बिकी हुई है। ठीक है। तो जैसे अपनी गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 370 जो रिमूव किया था कश्मीर से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो क्या कैसा डिसीजन था वो आपके अकॉर्डिंग? डिसीजन वो धारा 370 हटाई है, तो उसका बेनिफिट वहाँ किसको मिला अभी तक? किसी को बेनिफिट तो मिला नहीं है। यहाँ के अपने राजस्थान के लोग वहाँ जाके आप एक भी प्लॉट ले आप मेरे को वहाँ लेके दिखा दो, लेने नहीं देते वो जम्मू कश्मीर की। और जो 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ था, इसका जो 500 और 1000 के जो नोट बंद कर दिए थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मेरे को बता दो, गरीब आदमी या मध्यम वर्गीय आदमी वो भी बैंक के लाइनों में था। कोई बड़ा सेठ अपनी मंडी के लगा, अपने राइसनर की लगा लो आप, राइसनर का कोई बड़ा व्यापारी आपने देखा बैंक की लाइन? कोई नहीं था। जो गरीब थे, जो मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो वही बैंक की लाइन में थे। मोदी जी कहते हैं काला धन, अरे काला धन सारा नोट तो आपने निकाल लिए, काला धन कहाँ गया? काला धन है ही नहीं है। काला धन में लेके वो कहाँ से लेके आया काला धन? 2000 के नोट चालू करके फिर उन्होंने 2000 के नोट बंद कर दिए। आपके नोट खुद चालू करते हैं, खुद बंद करते हैं। ये अपने वैसे इंडिया के अंदर तीसरी बार हुई है डिमोनेटाइजेशन। तीसरी बार हुई है। हाँ, इससे पहले 1946 में हुई थी जब 1000 और 5000 के नोट बंद किए थे। उसके बाद 1978 में हुई थी, उस टाइम 1000 के, 5000 के और 10,000 के नोट को बंद किया था। और अभी तीसरी बार हुई है। तो इसका कोई बेनिफिट होता है एक्चुअल में? कहाँ बेनिफिट हुआ मेरे को बताओ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ये तो जनता को, देश के लोगों को गुमराह करने वाली बात है। आज घोषणा कर देते हैं जी नोट बंद है जी, जनता परेशान, लगाओ बैंक के चक्कर। ठीक है। तो मान लो अगर किसी के पास में ब्लैक मनी है तो वो फिर बाहर कैसे निकलवाई जा सकती है? सो ब्लैक मनी ना तो आपके पास है ना मेरे पास है, ना ही तो आम जो मध्य वर्ग के पास है। ये ब्लैक मनी किन के पास है? जो बड़े बड़े लोग हैं, धनाढ्य सेठ है, तो वो ब्लैक मनी उसको वाइट, उनके पास सारे तरीके हैं उसको वाइट कैसे किया जाए। तो ब्लैक मनी वाइट हो जाती है। और क्योंकि उनके जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं वो साथ में होते हैं, तो वो ब्लैक को वाइट कर देते हैं। ठीक है। और जीएसटी एक गवर्नमेंट जो नया टैक्सेशन सिस्टम लेके आई थी 2017 के अंदर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले वाला टैक्सेशन सिस्टम बेटर था या ये जीएसटी बेटर? पहले वाला बढ़िया था। अब कई की तो कईयों को पर जीएसटी भी लगती है, दूसरा टैक्स भी लगता है। एक समान तो नहीं है ना इसमें। पहले एक समान था 5% टैक्स, अब किसी का 8% है, किसी में 15% है, किसी में 20% है। वो तो जीएसटी की स्लैब बना दी ना, तो स्लैब उसको एक स्लैब कर दो ना उसको। तो पहले जैसे ये था कि अलग अलग स्टेट का जो था वो अलग अलग टैक्स सिस्टम था। तो जैसे राजस्थान गवर्नमेंट अपने हिसाब से ले रही है, पंजाब गवर्नमेंट अपने हिसाब से ले रही है, वो सिस्टम हटा करके अब जैसे प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए प्रोडक्ट, उनको तो जैसे टैक्स फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने। चावल पे जीएसटी लगा रखी है। हाँ, चावल खाने पदार्थ है। हाँ बिल्कुल, जो खाने पीने वाली आइटमें हैं उन जैसे कपड़ा हो गया, रोटी कपड़ा मकान हो गया, इनके ऊपर 5% जीएसटी हो गया, उससे ऊपर जाते 12% हो गया, सर्विसेज वगैरह पे 18% हो गया। तो ये भले ही टैक्स है अलग अलग स्लैब में, बट पूरे इंडिया में है तो एक। आपकी बात सही है, पर जो जैसे चावल है उसके ऊपर टैक्स है। शहर में को दालों पे भी जीएसटी है। जो खाने पीने की वस्तु है, गरीब आदमी क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, अरे उस पर तो टैक्स हटा दो आप। टैक्स लगाने के लिए और कुछ बहुत है। तो पहले वाला टैक्स सिस्टम कैसे बढ़ गया? पहले वाला एक समान था। जैसे किसी पे पहले खाने पीने की वस्तु पे कहाँ था टैक्स? था कहीं पे? ठीक है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तब से इन्होंने तो आम आदमी को बुरा हाल कर दिया।
आम आदमी की जो रसोई का खर्चा है उसकी हालत देख लो आप क्या है। सिलेंडर 400 रुपये में था, अब 1100 रुपये में सिलेंडर है। पेट्रोल क्या था 97 में, जब 20 पैसे, शायद 20 या 7 पैसे कांग्रेस गवर्नमेंट ने पेट्रोल बढ़ाया था, तो माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तो तांगा लेकर वहाँ गए थे संसद में कि रेट 7 पता 20 पैसे बढ़ा दिया। अब तेल की कीमतें कहाँ जा रही है, 100 रुपये से ऊपर है पेट्रोल। यहाँ कांग्रेस सरकार में 67 रुपये था, सिलेंडर 400 रुपये का था, अब सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये है। तो जो आम लोगों का रसोई का खर्चा है वो आज जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तो उनसे पूछो ना, अब वो क्या ना बिजली और प्राइवेट कर रहे हैं। अब 1 महीने बाद बिल आएगा, अब प्राइवेट कर दें जनवरी में राजस्थान के अंदर, शायद सीकर साइड में कर दी है। पता लगेगा जनता को कि हमने सेंटर में सरकार बनाई है बीजेपी की, राजस्थान में सरकार बनाई है बीजेपी की, लग जाएगा पता को। जनता देगी, जनता इनसे पूछेगी। और जनता, मैं बताऊं दिखा दूंगा 1.5 साल के अंदर जनता अगर सड़कों में ना उतरे तो। ठीक है, तो अपने 1951 से लेकर के अब तक जितने प्राइम मिनिस्टर रहे, आपके हिसाब से आपके सबसे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कौन है? मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, किस वे में आपको? मनमोहन सिंह जी का जो शासन था बहुत बढ़िया था। बिल्कुल। उस टाइम मनमोहन सिंह जी जब जिस टाइम थे तो फिर जीडीपी दर क्या थी और आज जीडीपी दर क्या है। और जो बहुत बढ़िया अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जी। और मैंने कुछ दिन पहले देखा अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण निर्मला सीतारमण, हाँ वो भी मनमोहन सिंह जी के पास गई थी कुछ पूछने के लिए। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थे वो। आई थिंक अब तक के सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे एजुकेटेड थे। बिल्कुल, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे इकोनॉमिक्स में। एक चीज मैंने नोटिस किया, हालांकि मैं इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता पॉलिटिक्स के अंदर, बट एक चीज मैंने नोटिस की कि कोई भी पर्सन चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो अगर मान लो बीजेपी का है या किसी भी और अदर पार्टी का है, तो वो कांग्रेस को गलत कह सकता है, कांग्रेस की किसी और पॉलिटिशियन को गलत कह देगा, बट वो मनमोहन सिंह के अगेंस्ट कभी नहीं बोलते। सही है आपकी बात, नहीं बोलते। तो आई थिंक मोस्ट रिस्पेक्टेड जो पॉलिटिशियन अपने देश को अब तक मिले हैं मनमोहन सिंह जी है। हम कई बार जयपुर जाते हैं तो ऐसे नहीं, बीजेपी वाले भी हमारे मित्र हैं तो वहाँ बात करते हैं कि यार आपकी कोई बात होती है तो बोलते हैं कि आपकी सरकार में यार जो मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उनके जैसा प्रधानमंत्री नहीं आया। तो मेरी कुछ दिन पहले ही अपने माननीय यहाँ जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है मदन जी राठौड़, उनसे मेरी बात हुई थी। उनको मैंने बोला था चेयरमैन के लिए बोला था, वो कहते देखते हैं उस बात को, आप 10 दिन हो गए हैं अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मैं आपके माध्यम से उनको बीजेपी गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी चेयरमैन लेके आए, रायसेन की जनता को कोई सुविधा प्रदान हो। क्योंकि लमसम 1 साल रह चुका है हमारे रायसेन के अंदर जो नगर पालिका चुनाव है, तो उसके अंदर 1 साल के अंदर 1 साल के आप 7 महीने मानो कि 2-3 महीने तो 4 सीटें लगी होती है। और अब बीजेपी ने ट्रेड और चला रखा है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन। हो सकता है कि ये चुनाव हमारे जुलाई अगस्त में भी हो जाए। तो आपके माध्यम से मैं कहूँगा बीजेपी गवर्नमेंट को कि हमारे रायसेन को चेयरमैन की नियुक्ति की जाए। ठीक है, अब जैसे मान लो अपने यहाँ पे रायसेन की बात करें तो किसी भी वार्ड की जनता का अगर कोई भी काम नहीं हो रहा है तो जनता को क्या करना चाहिए? जनता को पहली बात तो मैंने कुछ एक वार्ड है कि जिनके अंदर काम नहीं हो रहा है, जनता को चाहिए कि वो जाके नगर पालिका में धरना प्रदर्शन करे और सरकार को दिखाए। जनता इकट्ठी हो गया एचएम के पास ज्ञापन दे, कलेक्टर को ज्ञापन दे और उनको बोले कि सरकार को बोलो चेयरमैन की नियुक्तियाँ की जाए। पर आपने ये बात एक की, जनता अपनी रायसेन की किसी को कोई लेना देना नहीं है, काम हो ना हो वो अपने मस्त रहती है रायसेन की जनता। अपने पहले रेलवे का यहाँ संघर्ष हुआ था तो रायसेन की जनता ने कोई ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी नहीं ली उसके अंदर। तो रायसेन की जनता मस्त है, वो कहता है अपने मस्ती में रहो,
जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट जैसे अपने सेंटर में जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की जो विदेश नीति है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो मतलब बेटर वे में कर रही है या उसमें कुछ कमियां आपको नजर आती हैं? गवर्नमेंट की विदेश नीति में तो मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ बेटर कर रही है गवर्नमेंट। तो आपके हिसाब से क्या बेटर होना चाहिए विदेश नीति में? मतलब जैसे अब कुछ दिन पहले कनाडा में शायद कुछ हुआ था, तो जो गवर्नमेंट के जो कुछ लोग थे, धनाढ्य लोग, जो वो यहाँ से बैंकों का वो लोन लेकर वो भाग गए हैं, तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कहना चाहिए जिस देश में भागे हैं तो वो देश वाले उसको वापस इंडिया भेजे, उनका जो पासपोर्ट है निरस्त करके उसको वापस इंडिया भेजे। ऐसी कुछ पॉलिसियाँ होनी चाहिए गवर्नमेंट की। ठीक है, तो अभी जैसे बहुत सारी कंट्रीज में आपस में काफी डिस्प्यूट चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों की ऐसी थिंकिंग है कि ये डिस्प्यूट अगर धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अपने थर्ड वर्ल्ड वॉर को फेस करेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। यूक्रेन और रूस वाला मेरे को लगता है उसमें 3-3.5 साल हो गए, अभी वो चल रहा है। बिल्कुल सर। और ये सीरिया वाला बुरा हो रहा है, बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर वो बुरा हाल है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ उनको उसको टॉर्चर किया जाएगा, पकड़ पकड़ में उनको इस्लाम कबूल कराया जा रहा है। इस स्थिति को लगता है हुआ, मतलब ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा दूर नहीं, साल 1-2 साल के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन रही है अपने यहाँ। बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स के अंदर तो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट जियो पॉलिटिक्स में मैं काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि 2027 से 2030 के बीच में जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। तो अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या रहेगा? सारा पैक्ट इंडिया पे जाएगा, क्यों इंडिया के पास इतना नहीं है सामान जो अपने किसी के साथ मुकाबला कर सके। ठीक है। जो उस दिन मैंने टीवी में देखा था कि इंडिया शायद 5वें या 7वें स्थान पे है, मेरे को पूरा ध्यान नहीं है इसके अंदर। बाकी नुकसान तो सभी को होगा, हिंदुस्तान को भी होगा, अदर कंट्री को भी होगा, नुकसान सभी को होगा। और मेरे को लगता है जैसे जैसे यहाँ पाप बढ़ रहा है तो एक दिन धरती अब खत्म होने की कगार पे आ चुकी है। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था तो उस टाइम पे जो कंडीशन थी, ठीक है, रशिया ने काफी एरिया उनका कैप्चर किया यूक्रेन का, तो यूएन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ईयू की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो इसके बारे में कुछ बोले। बट हमारी गवर्नमेंट एकदम साइलेंट रही, ना तो हमने रशिया के बारे में कुछ बात की, ना हमने यूक्रेन के फेवर में या उनके अगेंस्ट कोई बात की। तो ये जो डिसीजन था, ये कैसा डिसीजन था गवर्नमेंट का? एक्चुअली में रसिया शुरू से ही अपने उनके साथ जो ताल्लुकात है हिंदुस्तान के साथ, बहुत बढ़िया ताल्लुकात रहे रसिया के। बिल्कुल। तो इसलिए बाकी ये सोच है मोदी जी की कि उन्होंने क्यों बातचीत नहीं की, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अगर उन दोनों की लड़ाई है, अगर हम यूक्रेन के फेवर की बात करते तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन रशिया के साथ खराब हो सकते हैं, और अगर हम रशिया के फेवर की बात करते तो हमारे रिलेशन कहीं ना कहीं पूरी यूरोप और अमेरिका के साथ खराब हो सकते थे। सही है आपकी बात। तो आज जैसे अगर हम बात करें यूएन की मेंबरशिप की, तो हमारे पास में जैसे वीटो पावर नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के पास कब तक वीटो पावर आ जाएगी? मेरे को तो लगता नहीं है कि ऐसी कोई स्थिति बने, उससे पहले तो वर्ल्ड वार हो जाएगा। मेरे को लगता नहीं स्थिति इंडिया के पास कब वीटो पावर आएगी। ठीक है, और जो कश्मीर का हमारा हिस्सा पाकिस्तान के पास है 1947 से अब तक, पीओके जिसको हम बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो गवर्नमेंट कैसे उसको वापस ले सकती है? क्या पॉलिसी होनी चाहिए कश्मीर का वो हिस्सा वापस लेने के लिए? कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट की जो मर्जी पॉलिसी बना लो आप, कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। कि जब तक कश्मीर के अंदर अपने कोई सख्त नियम लागू ना करें तब तक वहाँ वो, मेरे को लगता नहीं है कश्मीर में कुछ हालात बदलेंगे। ठीक है, और
कश्मीर का वो हिस्सा जो 1962 में चाइना ने कैप्चर कर लिया था। चाइना तो भी आ रही है ना, चाइना ने शायद या सियाचिन के पास भी कुछ कब्जा किया है चाइना ने। जी। और मोदी जी कह रहे हैं कि हम वार्ता कर रहे हैं, वो चीन अंदर घुस रहा है, मोदी जी अभी वार्ता ही कर रहे हैं। तो वो तो 1962 में जैसे उन्होंने कैप्चर किया था चाइना ने, तो उस टाइम पे उन्होंने अटैक भी किया था, हम वो और हार भी गए थे। तो क्या पॉलिसी थी चाइना की, क्यों उन्होंने अटैक किया और क्यों वो हिस्सा उन्होंने ले लिया? चाइना और पाकिस्तान एक ही बात है। और अपना जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान और वो चाइना, वो शायद पाकिस्तान के कारण वो अपने पे अटैक करता हो, इसलिए शायद कुछ तिथि हो, इतना मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में। ठीक है। तो पॉलिटिक्स के अंदर एक डिबेट हमेशा से होती आई है कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छे उन्होंने काम किए, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर पंडित नेहरू की जगह पे सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्राइम मिनिस्टर बने होते तो आज हमारे देश कुछ और लेवल पे होता। तो आपकी क्या मेंटालिटी है इस बारे में? देखो, मैं 1994 में पॉलिटिक्स में आया हूँ। इससे पहले तो मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ABC भी नहीं पता थी कि पॉलिटिक्स में क्या होता है, प्रधानमंत्री किसको बोलते हैं। ये तो पता था प्रधानमंत्री किसको बोलते हैं, CM किसको बोलते हैं, तो ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ठीक है, बट ये डिबेट अक्सर होती रहती है अगर अपने पॉलिटिक्स की बात करें तो काफी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि सरदार पटेल को होना चाहिए था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपने, तो उनकी पॉलिसियां थोड़ी अलग लेवल की थी, तो देश शायद किसी अलग लेवल पे होता। नॉलेज नहीं इस बारे में। चलिए, आप फिर अभी राजनगर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? रायसीना की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रायसीना की आज नगर पालिका की स्थिति है, तो हमारे जो शासी अधिकारी हैं वो हमारे साथ अच्छा उनका तालमेल है। वो हमारा, हम उनके पास कोई भी काम लेके जाते हैं तो वो हमारा काम करते हैं। कुछ काम ऐसे है कि वो बिना चेयरमैन से नहीं होते, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ काम हमारे लेवल के है तो हम उसको करवा भी रहे हैं। और रायसीना की जनता को ये बोलूँगा कि सभी मिलजुल कर यहाँ रायसीना के अंदर रहे, किसी से द्वेष भावना ना हो। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कोई किसी का स्थायी दुश्मन या कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता। तो अगर कई बार क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल जो नेता होता है वो किसी के बारे में गलत बोल देता है, तो उसको गंभीरता से ना लिया जाए। रायसीना जनता को मैं ये कहूँगा कि बहुत अपना भाईचारा कायम रखे। ओके, तो अभी जैसे अपने विधायक साहब हैं सोनलाल जी, तो उनकी क्या पॉलिसीज हैं, वो किस वे में काम करना पसंद करते हैं? उनकी पॉलिसी ये है कि उनके पास जो भी जब व्यक्ति जाता है, एक तो हमारी सरकार नहीं है जी, तो उसका भी थोड़ा सा हमारे को प्रॉब्लम है। बाकी उनके पास जो भी लोग, जो भी वर्ग जाते हैं, जो भी आदमी उनके पास जाते हैं, उनका ये कोशिश रहती है कि मैं कहीं ना कहीं उसका काम करवाऊँ। अगर कोई कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो देख लेते हैं कि यार ये काम होने वाला मेरे लेवल पर का नहीं है, या यार मेरे से नहीं हो सकता, तो उसको स्पष्ट बना कर देंगे, भैया ये काम मैं तेरा नहीं कर सकता। जो काम होने वाला है उसको तुरंत प्रभाव से उस काम को करवाएंगे। मेरे कल भी मेरी उनसे बात हुई थी, हम मेरे फंक्शन में मिले थे। बस आप कुछ गाँव के लोग मेरे पास आए थे, तो उनको वहाँ सड़क की जरूरत है, वो सड़क देनी है। उन्होंने बोला भाई ऐसे है कि अप्रैल में बजट मेरा फिर आएगा, अप्रैल में मैं उनको सड़क दूंगा। तो मेरा गांव बेसिकली मेरा गांव 61 आदमी है किकरवाड़ी के पास। तो सोन जी के चुनावों के टाइम हम वोट मांगने के लिए गए थे लोग। उन्होंने गाँव वालों ने कहा कि मेरे को यार एक सड़क चाहिए, तो वो सड़क बन के तैयार हो चुकी है। 1-2 दिन में हम उनका उद्घाटन करने जाएंगे, मैं और सोन जी। और साथ वो सड़क हमारे जो सुनीता वीरेंद्र गुदारा प्रधान जी है पंचायत समिति के, उन्होंने अपने कोटे से दी है। गाँव वाले कहते हैं हमारे को सड़क चाहिए, चाहे वो MLA साहब दे चाहे वो प्रधान जी दे। वो गाँव वाले कल आए थे मेरे पास, मेरा धन्यवाद करने कि आपने हमारे को सड़क दिलाई। और सोन जी का हमेशा यही रहता है कि वो मतलब
कोई उनके पास जाए तो निराश होकर मत आए, हमेशा काम के लिए तत्पर रहते हैं कि आप कुछ व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं उनका काम करूँ। ओके, चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपसे फिर दोबारा Thank you, जरूर sir. मुलाकात Thank you. करेंगे। Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू।